Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. Finally, MSOE 001 Sociology of Education के important questions discuss करने वाले हैं हम। ये सारे ऐसे questions हैं जो पिछले एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं एंड 50 to 60% आपका पेपर इससे कवर हो जाएगा। आई नो दैट। अगर आप लोग सिर्फ पास होना चाहते हो तो मैं कहूँगी सिर्फ ये पीडीएफ कर लो। अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भी आप ये पीडीएफ कर लो। इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझेंगे एक एक कर मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सकेगा समझाऊंगी। बट अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय द ओडीएल मोड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले ना एक सिंपल देखो एग्जाम्पल से समझना। साथ ही साथ मैंने देखो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस दे रखे हैं कि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ओके, आंसर सेम रहेगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए एक स्टूडेंट दिल्ली में रहता है और फुल टाइम जॉब कर रहा है, या एक हाउसवाइफ है जो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकती, या कोई विलेज में रहता है जहां कॉलेज बहुत दूर है। तो क्या इन लोगों के लिए एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? तो इसी प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड लाए हम। ठीक है, इग्नू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओडीएल मोड का, इसलिए ये पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ओडीएल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां स्टूडेंट को रोज कॉलेज या क्लासरूम जाने की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट घर बैठे पढ़ सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इग्नू इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे ओडीएल में टीचर और स्टूडेंट जो है ना फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिलते, अलग होते हैं। एजुकेशन आपकी चल रही होती है, अटेंडेंस वगैरह चल रही होती है, सब चल रहा होता है, आप लोग खुद अपने बेस पे पढ़ते हो और एग्जाम देते हो। ओके, ये होता है। इंट्रोडक्शन में ये हो गया, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया ओडीएल का। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ स्टूडेंट सेंटर में होता है, स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, कोई प्रेशर नहीं होता, सबको सेम पेस में नहीं पढ़ना होता, अपने हिसाब से पढ़ाई करो। ओके, इग्नू का सोच के चलो बस। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। ओडीएल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप कब पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ना चाहते हो, किस स्पीड से पढ़ना चाहते हो, ये सब जो है आप पे डिपेंड करता है। ओके, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट को स्पेशली डिजाइंड बुक्स और डिजिटल मटेरियल दिया जाता है। मटेरियल इतना सिंपल बनाया जाता है कि स्टूडेंट खुद भी समझ सके। बुक्स वगैरह आपने देखी होंगी इग्नू की, बहुत सिंपल होती है। ओके, लर्नर सपोर्ट सर्विसेज, स्टडी सेंटर्स काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा यूज होता है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, तो हर चीज जो है ऑनलाइन में हो चुकी होती है। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में अगर हम ये देखें तो देखो, ओडीएल कोई ओपन डिस्टेंस से क्यों पढ़ता है? अगर वो वर्क कर रहा है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। विमेन जिनकी शादी हो गई है और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती है, ऐसे स्टूडेंट जहाँ पे यूनिवर्सिटीज बहुत दूर है, कॉलेजेस, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ये प्रमोट करता है। ओके, तो ये ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट है चीजें। अब हम इसके अगर मेजर चैलेंजेस देखें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें ओडीएल मोड में, तो देखो सबसे पहले क्वालिटी कंसर्न्स। हमें पता है कभी कभी स्टडी मटेरियल पुराना हो जाता है, कंटेंट रेगुलरली अपडेट नहीं होता, इसलिए आप यूट्यूब पे और टीचर्स को ढूंढ के उनसे पढ़ रहे होते हो। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें, टीचर और स्टूडेंट में कोई भी मिलता जुलता नहीं है फेस टू फेस। ओके, डिजिटल डिवाइड होता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट नहीं है या फिर जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, फोन नहीं है, उनके लिए थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, काफी लोग हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं अपनी डिग्री क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ पढ़ाई नहीं हो पाती, तो ड्रॉप आउट रेट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता यहाँ पे, टीचर्स की और रिसोर्सेज की सबकी जो है क्वांटिटी कम रहती है, इसलिए आप देखते हो यूट्यूब पे ही आपको कितनी हेल्प मिल रही होती है क्योंकि इनका अपना कुछ नहीं हो रहा होता। ओके, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती यहाँ पे, यानी कि फील्ड ट्रेनिंग, और आपको प्रैक्टिकली क्लासरूम में बिठा के नहीं पढ़ाया जाता। और टेक्नोलॉजी का इसमें ना बहुत बड़ा रोल है, तो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट वगैरह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और हमें जैसे कि पता है इग्नू की वेबसाइट बहुत बार डाउन जाती है, तो टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड हो जाएगी तो नहीं चलेगा। ओके,
कंक्लूजन में आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के बारे में सब बताओगे। ठीक है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखना आंसर में बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, इन व्हाट वे डज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एजुकेशनल करिकुलम। सेम क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, इतना कोई वो नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल वर्ड्स में ना आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है, और पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट करिकुलम को, हमारे सिलेबस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आप सबसे, आपने कभी सोचा है कि स्कूल की बुक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा हिस्ट्री चैप्टर इंक्लूड होगा, कौन सी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मिलेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? इसका आंसर है आपकी गवर्नमेंट, आपका पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एजुकेशन कंप्लीटली जो है कभी न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, तो सोशियोलॉजिस्ट भी यही कहते थे कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप बहुत क्लोज होता है, इसलिए ये लोग कभी भी एक दूसरे से अलग अलग नहीं रह सकते। ठीक है, अब अगर हम इसकी रिलेशनशिप की बात करें तो गवर्नमेंट एजुकेशनल पॉलिसीज बनाती है, हमें पता है, रिजर्वेशन वगैरह जैसे। करिकुलम क्या होगा, टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर रहेगा, कौन सा हटेगा, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, किसको ज्यादा प्रमोट करा जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। इसलिए एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का काम नहीं करती, बल्कि पॉलिटिकल वैल्यूज आर और आइडियोलॉजीज। जैसे कि हम लोग को पता है, जिस टाइम पे हम स्कूल में थे, मुगल वाला पूरा एरा हमने पढ़ा है स्कूलों में, है ना, अब वो हटा दिया गया है। तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है कि आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे। ओके, तो करिकुलम को, हमारे सिलेबस को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करा जाता है। करिकुलम सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ाया जाएगा, ये भी डिसाइड करता है क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, और यही पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस दिखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मुगल वाला। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें ग्रामजीज कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखो, एंटोनियो ग्रामजी ना एक बंदा था, इटालियन थिंकर है, और ग्रामजी ने कहा कि रूलर्स सिर्फ फोर्स से रूल नहीं करते, यानी कि अपना राज चला के रूल नहीं करते, वो लोगों की थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी सोच बदलते हैं। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया कल्चरल हेजेमनी। ओके, अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, आप देख सकते हो आज के टाइम में गवर्नमेंट जो रूल कर रही है हमें, वो क्या करती है, वो हमारी थिंकिंग चेंज कर रही है ना, वो हमें ऐसी चीजें पढ़ा रही है, ऐसी चीजें सुना रही है, ऐसी चीजें न्यूज में दिखा रही है, जिससे हमें क्या लग रहा है कि डिवाइड आ रहा है ना, रिलीजन और ये वो हर चीज, कास्ट कूस्ट, इस सब पे बात होती रहती है, तो ये हमारी थिंकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं ऐसे ग्रुप होते हैं जहां पे आप वैल्यू को और बिलीफ को आगे बढ़ा सकते हो, और धीरे धीरे स्टूडेंट्स उन वैल्यूज को नॉर्मल और नेचुरल मान लेते हैं कि अच्छा ये तो नेचुरल ही है, हम मुगल के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, मुगल खराब लोग थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया सारे मुस्लिम खराब है ना। तो ये हमारे अंदर वैल्यूज डाली जा रही है। इस तरह एजुकेशन पावर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, साथ ही साथ एक और बंदा है लुइस अल्थ्यूजर, इनकी आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्कूल्स को आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस कहा था। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस कहा था लुइस अल्थ्यूजर ने। देखो अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ग्रामजी पे अलग आ सकता है, अल्थ्यूजर पे अलग आ सकता है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ आंसर में। ओके, तो आएंगे इसी में से क्वेश्चन, चाहे अलग हो जाए। ओके, देखो अब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो स्कूल स्टूडेंट्स को ना डिसिप्लिन सिखाता है कि टाइम पे आओ, टाइम पे ये करो, पीरियड ओवर हो गया। ओबीडियंस सिखाता है कि जैसा मैम कह रही है वैसा करो, और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देना सिखाता है। ये वैल्यू स्टूडेंट को एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में फिट होने के लिए प्रिपेयर करती है। इसलिए एल्थ्यूजर के अकॉर्डिंग स्कूल्स रूलिंग आइडियोलॉजी को रिप्रोड्यूस करते हैं। मेरी बात समझो, हमें किसने सिखाया कि बड़ों को रिस्पेक्ट करो, और टीचर के आने पे गुड मॉर्निंग कहो, और टाइम टू टाइम खाना खाओ, आधे घंटे में लंच ब्रेक होएगा, किसने सिखाया? स्कूल में हमने सीखने को मिला था एक तरह की ड्रेस पहनो, ये सब। तो यहाँ पे बोला गया एल्थ्यूजर के अकॉर्डिंग कि हमें स्कूल में ना रेडी करा जाता है गवर्नमेंट के अंडर रहने के लिए, कि क्या गवर्नमेंट पावर में है, गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, उसके अंडर रहो, जैसे वो कहेंगी वैसे करो। तो ये हमें स्कूल से ही सिखाया गया है। ओके, अब आते हैं पॉलो फ्रियर के जो हैं व्यूज। ये तीसरे थिंकर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन को ना इन्होंने क्रिटिसाइज करा था।
इनका कहना था कि बार बार स्टूडेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन सिर्फ याद करवाई जाती है, रट्टे मरवाए जाते हैं और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। इससे स्टूडेंट सिस्टम को क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं। जो स्कूल में पढ़ाया वही पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं करा। अब आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, ओके? जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो आप चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, है ना? कि ये कास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, मैरिज क्या होता है, जेंडर क्या होता है। हमें स्कूल में ये सब चीजें नहीं सिखाई गई, हमें स्कूल में वही रटी रटाई इन्फॉर्मेशन पढ़ाई गई। तो फ्रीयर चाहते थे कि एजुकेशन स्टूडेंट को एम्पावर करे, सोशल इनइक्वालिटीज को चैलेंज करना सिखाए, जो हमें सोशियोलॉजी में सिखाया जाता है। ठीक है? एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में भी करिकुलम को लेकर डिबेट्स होती रहती हैं, जैसे कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। इन सब इश्यूज पर पॉलिटिकल डिबेट्स होती रही हैं हमेशा से। इससे पता चलता है कि करिकुलम सिर्फ एजुकेशन का मैटर नहीं है, बल्कि पावर और आइडियोलॉजी का भी मैटर है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग को पता है आपके आसपास क्या चल रहा है, उससे रियल लाइफ एग्जाम्पल देके जितना आंसर लिखोगे ना, टीचर उतनी खुश होगी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन? डिस्कस इट्स सोशल इम्प्लीकेशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट से। पेपर में बहुत बार देखने को मिला है क्वेश्चन, घुमा फिरा के भी आ सकता है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले ना एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। पहले एजुकेशन को एक पब्लिक सर्विस मान जाता था, लोगों का भला करना। लोग सोचते थे कि एजुकेशन का पर्पस नॉलेज देना है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है। लेकिन आज के टाइम में कई जगह एजुकेशन की बिजनेस की तरह ऑपरेट करा जा रहा है। जैसे कि आप समझ लो, अभी नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का री एग्जाम हो रहा है, तो कितनी जल्दी सारे इंस्टीट्यूट ने ना नया कोर्स निकाल दिया कि 1 महीने में हम इतना करवा देंगे, 1 महीने में आपको दूसरा मौका मिल जाएगा, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। तो ये क्या हो रहा है? कमोडिफिकेशन। एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह बना दिया गया, ठीक है, पैसे कमाने का। तो यही होता है कमोडिफिकेशन। अगर मैं आपको प्रॉपर मीनिंग समझाऊं तो एजुकेशन को एक कमोडिटी या प्रोडक्ट बना देना, जो मार्केट में बाय और सेल की जा सकती है। ठीक है, इस सिचुएशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिजनेस की तरह काम करते हैं, स्टूडेंट जो है कस्टमर बन जाते हैं, और एजुकेशन एक सर्विस बन जाती है जो पैसे देकर खरीदी जा सकती है। हमें पता है, देखो कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर के बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं, कैसे होते हैं हमें भी पता है कैसे होते हैं, है ना? तो वही एजुकेशन को क्या करा जा सकता है? खरीदा जा सकता है। ठीक है, आजकल के प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतनी फीस चार्ज करते हैं, किस लिए? सिर्फ एक एजुकेशन के लिए। अब क्या फैक्टर है जो एजुकेशन को कमर्शलाइज कर चुके हैं? सबसे पहला है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जब प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की नंबर बढ़ती है तो मार्केट फोर्सेस भी एजुकेशन में एंटर कर जाती हैं। जैसे कि अलग अलग बुक्स वाले, ठीक है, वो बुक्स वगैरह छापते हैं, इतनी महंगी महंगी बेचते हैं स्कूलों में, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे एक क्लास के लोग आएंगे जो खरीद सकेंगे। ओके, फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होने लग गया है, इंस्टीट्यूशन बहुत हाई ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हमें पता है क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड पॉलिसीज। हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद एजुकेशन को भी इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट माना जाने लगा है। एजुकेशन को एक ट्रेडेबल सर्विस, यानी कि आप उसे खरीद बेच सकते हो, एजुकेशन को ये कर दिया गया। ठीक है, इसके सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, सोसाइटी में क्या क्या होता है इसकी वजह से? सबसे पहले तो इंक्रीज्ड एजुकेशनल इनइक्वालिटी। एक इंसान देखो जो पुअर है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको उतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी जितना उसको मिलेगी जिसका पैसा है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को देखो एक्सक्लूड करा जाता है बहुत ज्यादा, एससी, एसटी, विमेन, इन सबको हाई फीस की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए एजुकेशन सबके लिए इक्वल नहीं है। क्रीडेंशियल इन्फ्लेशन। आज सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं लगती, लोग मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट के कोर्सेज करते हैं। डिग्रीज बढ़ती जा रही हैं लेकिन जॉब्स उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही, इससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है। ओके, डिक्लाइन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। लोग रटी रटाई इंफॉर्मेशन पे बैठे रहते हैं, ठीक है, जॉब्स वगैरह के लिए सिर्फ काम करते हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग चीजें क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो इससे ये भी होता है। ठीक है, करप्शन इन एडमिशन, हमें पता है ये तो चलता ही रहता है, डोनेशन बेस्ड एडमिशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। ब्रेन ड्रेन, बहुत सारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारी कंट्री में, देखो एजुकेशन का इतना पार्ट नहीं है अभी, इतना कुछ तुम्हारे आसपास चल रहा है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवाओ, ये करवाओ, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन सारे उस चीज पे घूम फिर के आएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से पढ़ो सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, इजीली कर लोगे। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है
कि हमारी कंट्री से जो स्किल्ड लोग हैं ना, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको यहाँ मौका ही नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमारी कंट्री का जो टैलेंट है वो खत्म हो रहा है। ओके, डज कमर्शलाइजेशन सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, अलग से ही पूछ रहेगा। तो इसके जो सपोर्टर्स है ना, वो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर जो है कंपटीशन लाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव करके बिल्डिंग बड़ी अच्छी अच्छी होती है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाता है। तो हाँ, सॉल्व कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम क्रिटिक्स की बात करें, हमारे सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, पुअर स्टूडेंट्स उन्हें अफोर्ड कर नहीं पा रहे, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, रिच पुअर का गैप बढ़ता जा रहा है। तो कमर्शलाइजेशन से कोई भी एजुकेशन से बेनिफिट नहीं होगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन सार्क कंट्रीज। देखो सार्क कंट्रीज क्या होती हैं, सार्क का फुल फॉर्म याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें 8 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव एंड अफगानिस्तान। ओके, इन कंट्रीज की एजुकेशनल प्रॉब्लम काफी सिमिलर है, इसलिए एजुकेशनल रिफॉर्म भी लगभग सेम कंसर्न पर होते हैं। ठीक है, क्या क्या एजुकेशनल रिफॉर्म लाए गए हैं इन कंट्रीज पे, ये बात करी जाएगी। सबसे पहले क्या कंसर्न है इन कंट्रीज का। ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी रेट लो है बहुत ज्यादा, सबसे पहला बेसिक कंसर्न। हमें लिटरेसी इंप्रूव करनी है, पर्टिकुलरली 2 कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, और फिर जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि कई साउथ एशियन कंट्री में गर्ल्स का एजुकेशन बैरियर है, जैसे कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा एग्जांपल है। एक्सेस वर्सेस क्वालिटी, देखो एक्सेस तो सबको मिल जाता है, हमारी कंट्री में भी राइट टू एजुकेशन सबको है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे बिल्डिंग्स नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है। ओके, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पावर्टी, चाइल्ड लेबर, लोग अपने बच्चों को काम में डाल देते हैं। हायर एजुकेशन चैलेंजेस बहुत ज्यादा, देखो हायर एजुकेशन में लोग नहीं जाते, यूनिवर्सिटीज की कमी है, पैसों की वजह से नहीं जा पाते। ठीक है, अब क्या कंट्री स्पेसिफिक एजुकेशनल रिफॉर्म आए हैं वो देखेंगे। इंडिया ने क्या क्या करा था, देखो इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान आया, मिड डे मील स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता रही हूँ एनईपी पे। ठीक है, ये सब जो है क्या करते हैं, एक्सेस, क्वालिटी और इक्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। बांग्लादेश का देखिए तो बांग्लादेश का फेमस प्रोग्राम है फीमेल सेकेंडरी स्टाइपेंड प्रोग्राम, इसने गर्ल्स एजुकेशन को काफी इंप्रूव करा है। ठीक है, फिर है श्रीलंका, श्रीलंका की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है फ्री एजुकेशन पॉलिसी, इसकी वजह से साउथ एशिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट में श्रीलंका नंबर 1 पे है। ठीक है, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल ने कम्युनिटी स्कूल रिफॉर्म प्रोग्राम इंस्टीट्यूट किया एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। पाकिस्तान लिटरेसी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और रिसोर्सेज की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क कंट्रीज ना सिर्फ इंडिविजुअली काम नहीं करती, अपने अपने में नहीं काम करती, वो एजुकेशन के एक्सपीरियंस को जो है शेयर करना चाहती है। इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी दिल्ली में ही है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये रीजनल कोऑपरेशन और एकेडमिक एक्सचेंज करती है। यहाँ पे सारी अलग अलग कंट्रीज, सार्क कंट्रीज के जो हैं लोग आके हमारे यहाँ पे पढ़ते भी हैं। ओके, तो यही था आपका 4th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस पीडीएफ में मैं आपको बता दूं 14 क्वेश्चंस हैं। ओके, 14 क्वेश्चन प्लस शॉर्ट नोट्स। आप लोग अगर चाहते हो ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ पेड रहेगा, पैसे देकर आपको मिलेगा, फ्री नहीं है। बहुत मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में इसलिए, लेकिन अमाउंट बहुत बेसिक रहेगा, बहुत कम अमाउंट है। और मैं आपको इतना बता सकती हूँ, अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ लो तो मेरी गारंटी है कि आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, लेकिन बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जाके कुछ भी बिना पढ़े चले जाओ। आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो, पास तो आप हो ही जाओगे, मेरी गारंटी है उस चीज की। ओके, बाकी पिछले जितने भी पेपर्स हुए थे अभी बीकॉम वालों के जितने पेपर हुए थे, मैंने सारे ऐसे पीडीएफ दिए थे, सबने लिए थे पीडीएफ, और सारे पेपर में ऑलमोस्ट 9 में से 10 में से 7-8 क्वेश्चन सेम आए हैं हर पेपर में। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ ये चीज। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप खरीद सकते हैं टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके। बाकी बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 2, जितनी ज्यादा कमेंट होंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा, उतनी ही जल्दी वीडियो आएगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।